ग्लोबल लीडर ऑफ टुमारो 1998, प्राइड ऑफ इंडिया 2009, लोकमत बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर 2024। ऐसे कई अवार्ड्स हैं जो शशि थरूर को मिल चुके हैं, लेकिन एक अवार्ड ऐसा भी है जो हाल ही में शशि थरूर को मिला है, लेकिन इस अवार्ड से खुश होने की बजाय वो नाराज हो गए हैं। नाराजगी इस हद तक है कि उन्होंने कह दिया कि मुझे ये अवार्ड नहीं चाहिए। अब सवाल यह है कि ऐसा कौन सा अवार्ड है जिसे शशि थरूर लेने से इनकार कर रहे हैं। यह है वीर सावरकर इंटरनेशनल इंपैक्ट अवार्ड 2025। लेकिन क्या इसके पीछे की वजह वीर सावरकर है या फिर वजह कोई और है? क्या कांग्रेस नेता होने के कारण शशि थरूर इस अवार्ड को लेने से मना कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर इस वीडियो में चर्चा होगी। साथ ये भी बताएंगे कि ये वीर सावरकर इंटरनेशनल इंपैक्ट अवार्ड 2025 है क्या, कौन सी संस्था है जो इस अवार्ड को देती है और शशि थरूर को इसके लिए क्यों नॉमिनेट किया गया। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। मुझे इस अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है। मेरी सहमति के बिना मेरा नाम अनाउंस करना आयोजकों के गैर जिम्मेदाराना कदम को दर्शाता है। वीर सावरकर इंटरनेशनल इंपैक्ट अवार्ड 2025 के खिलाफ थरूर की नाराजगी लाजमी है, क्योंकि जिस HRDS इंडिया यानी हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने इस अवार्ड की घोषणा की है वो RSS से जुड़ा एक NGO है और कांग्रेस की पूरी राजनीति ही RSS की विचारधारा के खिलाफ चलती है। ये सब जानते हुए भी HRDS ने थरूर को ये अवार्ड देने की घोषणा क्यों की? इसका एक पहलू तो HRDS के फाउंडर सेक्रेटरी अजय कृष्णन ने बता दिया कि थरूर में गजब की बौद्धिक गहराई, ग्लोबल एक्सपीरियंस और पब्लिक सर्विस के लिए अगवानी करने की लगन दिखाई देती है। UN में उनका काम, संसद में योगदान और उनकी राइटिंग, इन तीनों ने मिलकर विदेशों में भारत की रिप्रेजेंटेशन को मजबूत किया है, इसलिए वो ये अवार्ड डिजर्व करते हैं। अजय कृष्णन ने यह भी बताया कि वीर सावरकर इंटरनेशनल इंपैक्ट अवार्ड 2025 सावरकर की असाधारण जिंदगी और विरासत की याद में शुरू किया गया है। उनकी लड़ने की हिम्मत, क्लियर विजन और राष्ट्र परिवर्तन की लगन आज भी भारत के विकास के केंद्र में है। इस अवार्ड के जरिए HRDS इंडिया उन लोगों को सम्मान देना चाहती है जिनका काम और विचार सावरकर के विचारों से मिलते हैं। दूसरा पहलू थोड़ा राजनीतिक हो सकता है, जिसका कारण है थरूर का किसी भी मुद्दे पर साफ साफ अपनी बात रखना। सबसे पहले एक हालिया उदाहरण देखिए। जब मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए ऑल इंडिया डेलीगेशन की घोषणा की तो उसमें पहला नाम कांग्रेस सांसद शशि थरूर का था। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हमने थरूर का नाम नहीं दिया। दूसरी ओर थरूर ने बोल दिया कि मोदी सरकार की ओर से मिले इस इन्विटेशन से सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इस पर बवाल ज्यादा इसलिए भी मच गया था क्योंकि इस डेलीगेशन के लिए कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए थे, मगर केंद्र सरकार ने नाम चुन लिया शशि थरूर का, जिस पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। इसमें बयानबाजियां शुरू हुई तो भाजपा की ओर से कहा गया कि कांग्रेस शशि थरूर को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। कांग्रेस हमेशा शशि थरूर के किसी भी डेलीगेशन में शामिल होने का विरोध करती है। इस डेलीगेशन वाले विवाद ने राजनीतिक हवाओं में ये सवाल खोल दिए कि सच में थरूर कांग्रेस छोड़ देंगे। इन सवालों को बल मिला था 26 फरवरी 2025 के दिए एक पॉडकास्ट में कही गई बात से, जब थरूर ने कहा था, अगर मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो मेरे पास बहुत विकल्प हैं। अगर पार्टी मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो पार्टी के लिए मौजूद हूं, अगर नहीं तो मेरे पास करने के लिए मेरी कई चीजें हैं। आपको नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दूसरे विकल्प नहीं है। फिर इसके बाद फरवरी में थरूर ने प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को काफी अच्छा बताया। थरूर ने F-35 फाइटर जेट की डील के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की, जबकि कांग्रेस इस डील के लिए मोदी सरकार को घेर रही थी। धुंधला ही सही, लेकिन शशि थरूर में दिखाई दे रहे इस चेंज पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई कहते हैं, 2022 में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो गांधी परिवार की पहली पसंद मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जबकि शशि थरूर भी पद के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने थरूर पर खड़गे को तरजीह दी। इसके बाद से ही थरूर के सुर बदले नजर आने लगे। इसके अलावा मार्च 2025 में शशि थरूर ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की थी। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की डिप्लोमेसी पर बोलते हुए उन्होंने कहा था, मुझे मानना होगा कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की आलोचना करने पर मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। पीएम मोदी ने 2 हफ्तों के अंदर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों को गले लगाया। देर न करते हुए थरूर की बात का जवाब केरल भाजपा के अध्यक्ष ने दिया। उन्होंने कहा, शशि थरूर ने सच स्वीकार कर लिया जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा है। फिर सबसे जरूरी कि कौन भूल सकता है, शशि थरूर कांग्रेस के इस बागी
बागी G23 का हिस्सा थे, जिसने कांग्रेस में अध्यक्ष से लेकर बूथ लेवल तक बड़े बदलाव की मांग की थी। माने इन सारी चीजों को देखते हुए भाजपा को सबसे मुफीद शशि थरूर ही लगे, इसलिए उन्होंने शशि थरूर से कभी भी अपनी नजरें नहीं हटाई। हमारे सामने तमाम उदाहरण हैं कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेता कैसे भाजपा के मुख्यमंत्री तक बने। अब अगर केरल जैसे अभेद किले को भेदना है तो थरूर जैसा नेता भी निकालना ही होगा भाजपा को। हालांकि ये सिर्फ राजनीतिक कयास भर है, मगर राजनीति में कयास कभी निहित नहीं होते हैं। शायद इसलिए HRDS की ओर से थरूर को वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 के नॉमिनेट किया गया। सही मायने में अगर थरूर इसे स्वीकार कर लेते तो भाजपा को एक और क्लू मिल जाता कि थरूर के मन में अब कांग्रेस छोड़ने की बातें चल रही हैं। मगर हमें नहीं भूलना चाहिए कि खुद जनवरी 2020 में शशि थरूर ने अपनी पार्टी लाइन पर चलते हुए सावरकर को टू नेशन थ्योरी का सबसे बड़ा अगुवाई माना था। उन्होंने कहा था 1940 में लाहौर अधिवेशन में जब मुस्लिम लीग की ओर से पाकिस्तान देश का प्रस्ताव पारित किया गया, उससे 3 साल पहले सावरकर ने हिंदू महासभा के प्रमुख के तौर पर हिंदुओं मुसलमानों को 2 अलग अलग राष्ट्र देने का समर्थन किया था। थरूर ने यह भी कहा था कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू देश को धर्म के आधार पर बांटना नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि आज़ादी की लड़ाई सभी ने लड़ी है, इसलिए देश एक ही होना चाहिए। मगर सावरकर ने 2 अलग अलग देश बनाने की बात रखी थी। इसके अलावा बात अगर सावरकर से कांग्रेस के मतभेद की करें तो कांग्रेस ने हमेशा से सावरकर की विचारधारा को गलत बताया है। सेल्यूलर जेल में सावरकर के काटे गए 9 साल 10 महीने के बाद दिए गए माफीनामे का जिक्र कांग्रेस हमेशा करती है। कहते हैं कि अंग्रेजों का विरोध करने के बजाय सावरकर ने माफीनामा लिख दिया था। संसद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कई बार सावरकर का नाम लेकर भाजपा को घेर चुके हैं। सावरकर के लिए गैर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। साल 2022 के संसद सत्र में राहुल गांधी ने बिरसा मुंडा का उदाहरण देते हुए कहा था कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन सावरकर झुक गए। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात का विरोध भी करती है कि सावरकर के आगे वीर क्यों लगाया जाता है। कुल जमा बात यही है कि कांग्रेस का कोई भी नेता जो पार्टी में बना रहना चाहता है, उसके लिए सावरकर का विरोध स्वाभाविक है। चलिए अब जान लेते हैं कि ये वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 अवार्ड देने वाली NGO HRDS इंडिया क्या है और क्या करती है। HRDS इंडिया एक रजिस्टर्ड NGO है जो आदिवासी विकास के पूरे एजेंडे को आगे बढ़ाता है। ये NGO दावा करता है कि HRDS इंडिया एक ऐसे भारत की कल्पना करता है जो सोशल एविल एंड इनइक्वालिटी यानी सामाजिक कुरीतियों और असमानता से मुक्त हो। HRDS इंडिया का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी समुदायों समेत सभी दमित वर्गों माने ऑप्रेस्ड क्लास के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। HRDS इंडिया का स्लोगन है, जहां मदद की जरूरत हो वहां मदद का हाथ नहीं मिलता। यही चीज HRDS इंडिया माने हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के गठन का कारण बनी। फिलहाल आपको बता दें, वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 10 दिसंबर 2025 यानी आज के दिन शशि थरूर को दिल्ली के NDMC कन्वेंशन में दिया जाना था, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। जिसके बाद ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या शशि थरूर ने यह फैसला पार्टी के दबाव में आकर लिया या फिर वजह वैचारिक थी। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।